तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पे देखिए, इतनी सारी चीजें जितनी दिख रही हैं अभी, विद्यालय, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि और दिनांक, ये सभी लेसन प्लान में इतनी चीजें कंपलसरी होती हैं, आपको इसी तरीके से लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारी आज की कक्षा है 6, विषय है हिंदी, उप विषय है व्याकरण, कालांश है द्वितीय यानी कि पीरियड है हमारा क्लास का सेकेंड, अवधि है 45 मिनट की, दिनांक है आपको उस दिन का दिनांक डालना है जिस दिन आप लेसन प्लान पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाएंगे। तो उसके बाद चलिए देखते हैं हमारा आज का प्रकरण। हमारा आज का प्रकरण है संज्ञा। तो आप लोगों को संज्ञा के ऊपर काफी वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बट मैंने अपना प्रस्तावना प्रश्न खुद से बनाया है, इधर उधर से कॉपी करने की कोशिश नहीं की है कभी भी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रकरण संज्ञा के ऊपर का लेसन प्लान। उसके बाद चलते हैं अपने सामान्य उद्देश्य की तरफ। सामान्य उद्देश्य में देखिए, यहाँ पे सामान्य उद्देश्य मैं लगभग सभी वीडियो में बता चुका हूँ कि सामान्य उद्देश्य आपका विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीजों का विकास होता है उसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। उसमें लगभग मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिखते हैं और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं इसमें सामान्य उद्देश्य में। यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों को हिंदी भाषा समझाने के योग्य बनाना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों को भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने योग्य बनाना। चौथा है छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचित कराना। ये था सामान्य उद्देश्य के लगभग 4 पॉइंट। इसके बाद सामान्य उद्देश्य के चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य उद्देश्य का 5वां पॉइंट है हिंदी भाषा से अवगत कराना और छठा है वर्णमाला एवं विराम चिन्हों से अवगत कराना। सामान्य उद्देश्य के बाद हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होता है आपका प्रकरण के ऊपर, यानी कि हमारा आज का जो लेसन प्लान पढ़ाएंगे उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीजों का विकास होगा। इसमें मिनिमम आप 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है शुद्ध उच्चारण के साथ मौखिक पठन पाठन कराना। दूसरा है कठिन शब्दों का अर्थ बताना। तीसरा है शब्दों का सही उपयोग और सही चयन करना सिखाएंगे। संज्ञा के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा आज का प्रकरण संज्ञा है तो उसके बारे में बच्चों को जरूर बताएंगे और संज्ञा के उदाहरणों को समझाएंगे। ये था विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम चलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की तरफ। शिक्षण सहायक सामग्री में आप देख लीजिए, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि, ये सारी चीजें लगभग सभी लेसन प्लान में आपको शिक्षण सहायक सामग्री में लिखनी होती हैं। अगर आप हिंदी के अलावा मैथ का बना रहे हैं या फिर साइंस का बना रहे हैं तो उसमें कुछ जो सहायक सामग्री में चार्ट आते हैं उसको भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। उसके देखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लोगों को लिखना है छात्रों को व्याकरण की सामान्य जानकारी है। पूर्व ज्ञान के बाद हम चलते हैं अपने प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। देख लीजिए, यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न मैं लगभग सभी वीडियोज में बताता हूँ कि किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि हार्ट होता है किसी भी लेसन प्लान का। जितनी अच्छी तरीके से आप प्रस्तावना प्रश्न अपना बनाएंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपका लेसन प्लान बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं। इसमें क्रम संख्या होता है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम होता है छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका कथन। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका लिखिए, छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखिए। उसके बाद तीसरा है छात्र छात्रा क्रिया। इसमें देख लीजिए, पहला प्रश्न है हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है, तो बच्चे बताएंगे शिक्षकों से और पुस्तकों से। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछे बच्चों से शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं, तो बच्चे बताएंगे स्कूलों में, कॉलेज में। तीसरा प्रश्न पूछे यहाँ पे स्कूलों में हम किन किन चीजों से लिखते हैं, तो बच्चे बताएंगे पेन से, पेंसिल से आदि। चौथा प्रश्न है यहाँ पे शिक्षक यानी कि व्यक्ति, स्कूल यानी कि स्थान और पेन यानी कि वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो अगर छात्रों को पता है तो उसका संभावित उत्तर दे सकते हैं, अगर नहीं पता है तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसी के साथ आपका प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप देख लीजिए ध्यान से। प्रस्तावना प्रश्न के बाद हम चलते हैं उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है छात्रों आज हम लोग व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो ये था प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन। इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रस्तुतिकरण की तरफ। प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको प्रस्तुतिकरण और शिक्षण अधिगम व्यवस्था लिखनी है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में आपको सबसे पहला कॉलम बनाना है शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम बनाना है छात्राध्यापक कथन, तीसरा कॉलम बनाना है छात्र छात्रा क्रिया, चौथा है प्रयुक्त विधियां और 5वां है श्यामपट्ट कार्य। तो ये लगभग प्रस्तुतिकरण में आपका यही स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपको देखिए, यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रथम अनुमिति लिखा गया है। प्रथम अनुमिति का मतलब होता है कि अगर आप संज्ञा पढ़ाने के लिए या फिर कोई भी लेसन प्लान पढ़ाने के लिए किसी भी क्लास में गए हैं तो अगर वो एक ही दिन में खत्म हो जाती तो यहाँ पे प्रथम अनुमिति लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई भी ऐसा चैप्टर है जो एक दिन में नहीं खत्म होता है, दूसरे दिन भी आप उसी चैप्टर को पढ़ाते हैं, तो पहले दिन तो जाके अपना प्रकरण आप निकलवा लेंगे, बट दूसरे दिन जब जाएंगे अगर वो चैप्टर बचा रहेगा तो दूसरे दिन भी प्रकरण नहीं निकलवाएंगे, क्योंकि छात्रों को ऑलरेडी पता है कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो वहां पे आप
पहले दिन जब जाएंगे तो प्रथम अनुवृत्ति लिखेंगे कॉपी में, और दूसरे दिन जब जाएंगे तो द्वितीय अनुवृत्ति लिखेंगे। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए शिक्षण बिंदु में हम सबसे पहले संज्ञा के बारे में बच्चों को बताएंगे। छात्र छात्रा क्रिया में देख लीजिए यहाँ पे लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि थी तो यहाँ पे व्याख्यान विधि या फिर व्याख्यान विधि लिख दीजिए, और ये श्यामपट पे लिख दीजिए संज्ञा। उसके बाद परिभाषा दीजिए आप। यहाँ पे देख लीजिए शिक्षण बिंदु में दूसरा पॉइंट है परिभाषा। किसी छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम सीता दिल्ली इत्यादि। यहाँ पे राम सीता किसी का नाम हो गया और दिल्ली स्थान का नाम हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए तीसरा शिक्षण बिंदु में पॉइंट है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में देख लीजिए संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसको भी आपको छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि था तो व्याख्यान विधि लिख सकते हैं या व्याख्या विधि लिख सकते हैं। इसके बाद संज्ञा के प्रकार आप श्यामपट पे लिख दीजिए इस तरीके से कि संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद शिक्षण बिंदु में अगला पॉइंट यहाँ पे लिखना होगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताना है आपको, क्योंकि संज्ञा के सभी प्रकारों का यहाँ पे वर्णन करना जरूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का आप छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे जो किसी व्यक्ति विशेष स्थान वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, पटना इत्यादि। उसके बाद चलते हैं अपने द्वितीय अनुवृत्ति की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए व्यक्तिवाचक के बाद आता है जातिवाचक। जातिवाचक को देख लीजिए यहाँ पे परिभाषित किया गया है जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का यानी कि पूरी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, पर्वत आदि। छात्र छात्रा क्रिया में आपको छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये लिखना है। व्याख्यान विधि में व्याख्या विधि लिख दीजिए और जातिवाचक संज्ञा के बारे में यहाँ पे श्यामपट पे उदाहरण के तरीके से लिख दीजिए इसको। उसके बाद चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की तरफ। द्रव्यवाचक संज्ञा में देख लीजिए यहाँ पे लिखना है जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, पानी, चांदी, घी आदि। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा आता है। समूहवाचक में लिखना है आपको जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह का वाचक है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वर्ग, सभा, सेना इत्यादि। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा भाववाचक संज्ञा, 5वां है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, दुख इत्यादि। ये था भाववाचक संज्ञा। छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि था तो व्याख्यान विधि या फिर व्याख्या विधि लिख दीजिए, और समूहवाचक संज्ञा के बारे में यहाँ पे उदाहरण देते हुए श्यामपट पे बता दीजिए बच्चों को। तो ये था प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद हम चलते हैं अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न पे। पुनरावृत्ति का प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। पुनरावृत्ति का प्रश्न होता है और मूल्यांकन का प्रश्न होता है। तो काफी लोगों को पुनरावृत्ति के प्रश्न में और मूल्यांकन के प्रश्न में काफी कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बता दूं पुनरावृत्ति का प्रश्न होता है छात्रों के लिए होता है और मूल्यांकन का प्रश्न होता है वो शिक्षक के लिए होता है। पुनरावृत्ति के प्रश्न में शिक्षक छात्रों से कुछ प्रश्न पूछते हैं जिससे छात्रों का ध्यान इधर उधर न भटके और शिक्षक की पढ़ाई की तरफ लगा रहे। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 प्रश्न पूछा गया। मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है संज्ञा के प्रकार बताइए, और तीसरा प्रश्न है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। मूल्यांकन का प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। मूल्यांकन का प्रश्न शिक्षक अपने लिए करता है कि अपना मूल्यांकन करता है पढ़ाने का कि वो कितनी अच्छी तरीके से क्लास में पढ़ाया कि बच्चों को कितना समझ में आ गया है। यहाँ पे भी आप 3 से 4 मैक्सिमम प्रश्न पूछ सकते हैं और मिनिमम 1 से 2 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसके बाद सभी के बाद अंत में आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में देख लीजिए यहाँ पे आपको बोलना है कि बच्चों आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूँ, इसको आप अपने घर से करके लिख के लाइएगा। इसमें भी आप 2 से 3 प्रश्न दे सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं, इसको लिख के लाना है बच्चों को, और दूसरा प्रश्न है संज्ञा के भेद लिख के लाना है आपको। तो यह था हमारा आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा।